Hello students, let's start with our topic organizing. I've already given you the presentation and the PPT so that you could have a clear view of what is organizing. So to now explain it. Organizing is something to keep things in its place, in its proper place. For example, our pen. Alright, pen should be kept in our pen stands. Otherwise हमें मिलेगा ही नहीं ना वो. हम इधर उधर ढूंढते रहेंगे, टाइम वेस्ट होगा. सो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है कि एवरीथिंग शुड हैव इट्स ओन प्लेस एंड एवरीथिंग शुड बी केप्ट एट इट्स प्लेस. ठीक है. एंड ऑर्गेनाइजिंग सिर्फ थिंग्स की नहीं होती है, रिलेशनशिप्स की होती है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट एंड रिसोर्सेज की भी होती है कि हम कहाँ से रॉ मटेरियल लेके आ रहे हैं. रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं कि हम लेबर कैसी है हमारी, कैसे उनको काम देना है. सो बेसिकली हम ऐसे अरेंज करते हैं अपनी चीज़ों को ताकि हम उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें. ठीक है. सो मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग क्या हुआ? वंस द ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स आर लेड डाउन, हमने अपने ऑब्जेक्ट और प्लान्स हमने ले डाउन कर दिए, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? ऑर्गेनाइजिंग करेंगे. ठीक है. मैनेजमेंट हैज टू आइडेंटिफाई एंड एस्टैब्लिश प्रोडक्टिव रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज एंड रिसोर्सेज फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स. तो बेसिकली क्या होता है? अरेंजिंग एवरीथिंग इन ऑर्डरली फॉर्म and making most efficient use of resources. All right, and you can study the definition from here also. Next slide. What are the steps involved in the process of organizing? Let's understand the process of organizing. There are only 4 steps, just 4. All right. So the first process is identification and division of work. सबसे पहले हमने काम को आइडेंटिफाई करना है कि हमारा व्हाट इज द एक्चुअल जॉब दैट वी हैव टू परफॉर्म. ठीक है. एंड देन डिवाइडिंग दैट वर्क इनटू parts so that every person should get that work in which he has some knowledge, training, and which is of his interest. ठीक है. So the total work to be done should be divided into specific jobs. What is a job, first of all? A set of related tasks that can be performed by an individual. It should have specific and definite tasks to be performed. और इसमें बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि उस जॉब से हमें क्या चाहिए. What is the result of that job? तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क का सबसे बेस्ट पॉइंट टू एक्सप्लेन इट इज दिस. विजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड करो. उससे क्या होता है? स्पेशलाइजेशन हो जाती है, क्योंकि हम एक काम को एक वर्कर को देंगे. अब वो वर्कर उस काम को बार बार कर ही जाएगा, तो वो उस चीज में स्पेशलाइजेशन हो जाएगी उसकी. ठीक है. उसके एफर्ट्स की, उसके स्किल्स की. और उससे क्या होगा कि दूसरा वर्कर उस काम में दखल अंदाजी नहीं करेगा. ठीक है. और नीदर ऐसा होगा कि कोई दूसरा वर्कर भी सेम काम कर रहा है, तो अवॉइड्स डुप्लीकेशन ऑफ. okay. And management should ensure that all the activities required to achieve organizational objectives are identified. Fine. Next. Next step is departmentalization. डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब होता है हमने काम को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है. ग्रुपिंग सिमिलर and related jobs into larger units called departments या फिर divisions, sections, हम उसको कोई भी नाम दे सकते हैं. और ये जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, ये इंटरडिपेंडेंट होते हैं. इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? इंटरलिंक्ड. ठीक है. कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है, उसके काम, दोनों का काम एक दूसरे को इफेक्ट करता है.
aims at achieving coordination and facilitate unity of action. और इसके फंक्शंस के बेसिस पे भी हम डिपार्टमेंटलाइजेशन कर सकते हैं प्रोडक्ट्स के, टेरिटरीज के. So that is up to the organization. Next step is assignment of duties. असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज का क्या मतलब है कि हमने अब अपनी लेबर को, हमने अपनी ह्यूमन रिसोर्सेज को काम असाइन करना है. हम कैसे काम असाइन करेंगे? अब किसी के पास वो सिर्फ एक +2 पास बच्चा है, ठीक है, एंड एक MBA है हमारे पास, मार्केटिंग प्रोफेशनल है, तो हम क्या एक +2 वाले को मार्केटिंग में भेज देंगे या फिर हम MBA वाले को भेजेंगे? ऑफ कोर्स हम एक MBA करा हुआ बंदा है उसको भेजेंगे, बिकॉज ही हैज़ द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर दैट जॉब. और अगर किसी के पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है वो काम करने का, और किसी के पास उस काम को करने का 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली हम 5 इयर्स वाले एक्सपीरियंस को भी प्रायोरिटी देंगे. तो हम ऐसे काम असाइन करते हैं जो काम वो सही से कर सके, क्योंकि अगर हम गलत बंदे को गलत काम में असाइन कर देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा, बस हमारा काम बिगड़ेगा ही. सो वी हैव टू डिफाइन द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब्स. पहले तो हमें एक जॉब को डिफाइन करना है कि मैं इस जॉब से चाहती क्या हूँ, एंड देन एलोकेट वर्क अकॉर्डिंग. ठीक है. जॉब्स आर असाइंड टू एन इंडिविजुअल बेस्ट सूटेड टू परफॉर्म इट. देन एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स. अब मुझे क्या करना है कि मेरे को पता होना चाहिए कि मैंने काम कर लिया तो मुझे किसको जाके रिपोर्ट करना है अपना काम. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने असाइनमेंट बना ली, अब आपको पता नहीं है सब्जेक्ट पढ़ा कौन रहा है. आपको पता होना चाहिए कि आपको मुझे वो असाइनमेंट देनी है या किसी और मैम को देनी है. तो आपको पता होना चाहिए कि आपका रिपोर्टिंग किसको करनी है आपने बेसिकली. तो इसमें क्या करना होता है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशंस बिटवीन डिफरेंट पीपल एंड जॉब पोजीशंस क्रिएटेड सो दैट एवरीबडी नोज फ्रॉम whom ही टू टेक ऑर्डर्स, कि किससे ऑर्डर्स लेने हैं उसको और किसको उसने इशू करने हैं उन ऑर्डर्स को. ठीक है. मुझे पता होना चाहिए कि मैं किसको इशू कर सकती हूँ ऑर्डर. मैं अपने सुपीरियर को ऑर्डर इशू नहीं कर सकती, और मुझे पता है कि मुझे ऑर्डर्स किससे लेने हैं. फाइन. इससे क्या होता है, दिस हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन. Let's go on to the next slide. Now comes importance of organizing. Organizing का अगर हम अभी तक जो हमने पढ़ा उसी से देखें कि क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है, तो क्या होगा कि हम अपने काम को सिंप्लीफाई कर रहे हैं. Avoid duplication of our efforts, of our time, we save time, and what else? Let's see. Optimal utilization of resources. Okay, the first and the most important is benefits of specialization. हम स्पेशलाइजेशन क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो बार बार उस काम को कर रहा है, तो उससे क्या होगा, वो उस काम को करने में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो जाएगा. उसको वो काम बोलेंगे तो वो कहेगा हाँ हाँ मैं तो फटाफट कर सकता हूँ, एंड बहुत स्पीडीली कर सकता हूँ, एफिशिएंटली कर सकता हूँ. ठीक है. देन क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. मुझे क्लैरिटी है कि मुझे किसको रिपोर्ट करना है, किससे मुझे ऑर्डर्स लेने हैं. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ये क्लियर कर देता है और कोई कंफ्यूजन नहीं रहती इसमें कि हमें किसको जाके अपना काम एग्जीक्यूट करना है, कैसे कैसे मुझे काम करना है, क्योंकि मुझे जॉब पता चल जाती है अपनी कि क्या है. ठीक है. नेक्स्ट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. क्योंकि जो भी हम रिसोर्सेज यूज करेंगे उसका कोई भी ना तो ओवरलैपिंग होगी, काम दोबारा नहीं होगा, ना ही डुप्लीकेशन होगी. ठीक है. फिर आया अडॉप्शन टू चेंज. हम फटाफट अडेप्ट कर सकते हैं चेंजेस के लिए. अ प्रॉपरली डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फ्लेक्सिबल. ठीक है. फ्लेक्सिबल होता है ये, विच फैसिलिटेट्स एडजस्टमेंट टू चेंजेस इन वर्कलोड कॉज्ड बाय चेंज इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. हमने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा था कि बिजनेस एनवायरनमेंट में कितने सारे चीज़ें होती हैं, सोशल, इकोनॉमिक.
तो कोई भी चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजी में, रिसोर्सेज में, तो हम फटाफट उसको अडॉप्ट कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है हमें कैसे कैसे किसको असाइन करना है काम, ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल, a sound organization encourages initiative and relative thinking on the part of employees. तो जब हम ऑर्गेनाइजिंग करते हैं तो क्या होता है कि हमें पता होता है कि हमने किसको क्या काम देना है और वो सिर्फ उसी पार्ट पे फोकस करते हैं। जब उनका वो काम खत्म हो जाता है तो हम और इश्यूज पे वो सोच सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, दैट इज ग्रोथ एंड इनोवेशन। एंड सबॉर्डिनेट्स को पता चलता है कि उनकी एबिलिटी and helps him to realize his full potential. Then expansion and growth. It helps in growth and diversification of an enterprise by adding more job positions, departments, product lines, and everything. Then process of organizing, अगर हम simplify करके देखें तो क्या मतलब होता है कि पहले तो जॉब को डिज़ाइन करना है, ठीक है। उसके बाद हमने डिपार्टमेंट्स फॉर्म करने हैं, ठीक है, डिवीजन ऑफ वर्क करनी है, फिर एक हायरार्की क्रिएट करनी है कि किसको कैसे कैसे हमने काम, मतलब who will be the superior and who will be the subordinate। फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं अथॉरिटी की कि ये बंदा किस किस को काम देगा, ठीक है। देन कोऑर्डिनेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग एक्टिविटीज, कि ये वाला जो डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जांपल ये मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस का डिपार्टमेंट है और ये सेल्स का डिपार्टमेंट है, तो ये जो आपस में ये लिंक्ड होने चाहिए ना, इनको पता होना चाहिए कि ये क्या काम कर रहा है और ये क्या काम कर रहा है। तो कोऑर्डिनेटिंग भी होगा, स्पेलिंग गलत है इधर, एंड इंटीग्रेटिंग भी करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग मतलब जोड़ना। देन डिफरेंशिएटिंग पोजीशंस आल्सो, डिफरेंशिएटिंग कि इसका काम सिर्फ यही कर रहा है, इसका काम यही कर रहा है, इसका काम यही कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इसके काम में ये दखल अंदाजी भी दे रहा है। देयर इज नो इंटरफेरेंस, देयर इज जस्ट कोऑर्डिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट कम मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेसिकली एक हायरार्की जो हमने बनानी है, इट सीक्स टू एस्टैब्लिश relationships among all the persons under the organization, under the organizational structure, ठीक है। इसको हम एक फ्रेमवर्क से अंडरस्टैंड करते हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है कि एक हेड है, उसके नीचे सुपीरियर है, ठीक है। अब हमने देखना है कि स्पैन, कि एक हेड के नीचे कितने सुपीरियर्स हैं, वो हमें कैसे पता चलेगा। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज बाय अ सुपीरियर, कि ये सुपीरियर है तो ये कितने लोगों को अपने अंडर मैनेज कर सकता है, हमने ये अब ये देखना है। द स्पैन ऑफ मैनेजमेंट to a large extent gives shape to the organization structure। अभी हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता क्या है। There is functional and divisional, and arrow span of management results in tall structure, ठीक है, and wider span results in flat structure। Let's see what is tall structure। Tall and flat। Tall का मतलब क्या होता है कि एक प्रेसिडेंट है, उसने अपने अंदर दो लोग बिठाए, उसने आगे और दो लोग बिठाए, उसने आगे दो और लोग बिठाए, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको रिपोर्ट करेगा। तो बेसिकली प्रेसिडेंट को तो सिर्फ दो लोग संभालने हैं, इसने इसको भी सिर्फ दो लोग संभालने हैं, इसको सिर्फ दो लोग संभालने हैं। तो ये क्या होता है, टॉल स्ट्रक्चर होता है। देन कम्स फ्लैट स्ट्रक्चर। फ्लैट स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो प्रेसिडेंट है इसको ये 6 लोग संभालने हैं, 1 2 3 5 6। अब इनको भी आगे अंडर इतने लोग संभालने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ज्यादा ज्यादा लोग होते हैं, तो ये फ्लैट बन जाता है। और टॉल में क्या होता है, एक सुपीरियर के अंदर कम कम लोग होते हैं। ऑब्वियसली कौन सा ज्यादा फायदेमंद है, टॉल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हर बंदे का काम सेग्रीगेट हो रखा है, डिफरेंशिएटेड है, उसको इतने सारे लोगों को संभालने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली उसको कम कम लोगों से ऑर्डर्स लेने हैं, कम लोगों से ऑर्डर्स, मतलब कम लोग उसको वापस देंगे काम करके, तो उसको काम कम देखना पड़ेगा, ठीक है। एंड इससे स्पेशलाइजेशन ऑफ कोर्स होती है। नेक्स्ट जो हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन होती है ना, उसके अंदर दो चीजें आती हैं, फंक्शनल एंड डिविजनल।
लेट्स सी फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है. आर ग्रुप्ड एंड departments are created on the basis of specific functions. ठीक है, performed. For example, all the jobs related to production are grouped under the production department. ये जो जनरल मैनेजर है ये चार लोगों को देखेगा, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर एंड मे बी और भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ चार को ही देखेगा. सो बेसिकली इट्स अ फ्लैट स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टल. के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, फंक्शनल और डिविजन. फंक्शनल में होता है कि एक जनरल मैनेजर के अंदर इतने सारे लोग हैं. सूटेबिलिटी कहाँ पे होती है? लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में, जहाँ पे सिर्फ वन लाइन ऑफ प्रोडक्ट होता है. ठीक है, an organization which require high degree of functional specialization with diversified actions. के advantages क्या होंगे? Of course specialization हो जाएगी, coordination is established, helps in increasing managerial efficiency and minimize cost. स्पेशलाइजेशन कैसे होगी? क्योंकि बेटर डिसीजंस लिए जाएंगे, क्योंकि हम सेग्रीगेट कर रहे हैं ना. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपना 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 देखेगा, वो सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभाल रहा है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग ही देखेगा. फिर कोऑर्डिनेशन भी हो जाएगी. इससे कोऑर्डिनेशन कैसे हो जाएगी? क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन वाला कोऑर्डिनेट करेगा मार्केटिंग डिपार्टमेंट से. फिर हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एफिशिएंसी ऑल्सो, कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक अपना मैनेजर होगा, managers of one department are performing same type of function again and again, जिससे वो स्पेशलाइजेशन भी हो जाएगी और एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होएगी. मिनिमाइज कॉस्ट, ऑब्वियसली देयर विल बी नो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, तो कॉस्ट भी कम रहेगा. इससे क्या होता है? डिसएडवांटेजेस भी होते हैं. इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि हर डिपार्टमेंट कहता है भाई मुझे अपना डिपार्टमेंट ऊपर करना है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट तो सबसे बेस्ट होना चाहिए कि हम अपना अपना देखें बस. तो उससे क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो तो पूरा ही नहीं हो पाता. हो भी पाता होगा तो हम कहीं ना कुछ फैक्टर्स छोड़ देते होंगे. फिर डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन, क्योंकि हर हेड सोचता है कि हमें अपना भाई नाम अच्छा करना है और हर डिपार्टमेंट अपनी विश के अकॉर्डिंग काम करता है, तो इससे हम इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन थोड़ी टफ हो जाती है. देन हर्डल इन complete development because each employee specializes only in a small part of the whole job, क्योंकि उसके अंदर भी एम्प्लॉयज होंगे. नेक्स्ट डिविजनल. डिविजनल में क्या होता है कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, फिर उसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस हैं. हमने उसमें पढ़ा था ना सूटेबिलिटी कहाँ पे, जहाँ पे एक ही प्रोडक्ट लाइन है. यहाँ पे उसके पास चार है. इस ऑर्गेनाइजेशन में वो कॉस्मेटिक्स में भी डील करते हैं, गारमेंट्स में भी, फुटवेयर में भी और स्किन केयर में भी. अब कॉस्मेटिक वाले का अपना होगा, गारमेंट्स वाले का अपना होगा पर्सोनल मार्केटिंग रिसर्च एंड वेल परचेजेस, स्किन केयर वालों का अपना होगा प्रोडक्शन मार्केटिंग फाइनेंस, फुटवेयर वालों का अपना होगा. तो इसमें क्या होता है कि हर प्रोडक्ट लाइन का अपना अपना डिपार्टमेंट होता है. अब डिवाइडिंग द होल एंटरप्राइज अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स. अगर आप सोचो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है, अगर हम इस ऐसी कंपनी में लगा दें जहाँ पे चार तरह के प्रोडक्ट लाइंस हैं, कितना क्योस हो जाएगा. क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कॉस्मेटिक्स भी देखना पड़ेगा, गारमेंट्स भी, फुटवेयर भी और स्किन केयर भी. तो वहाँ पे तो ये चलेगा ही नहीं. तो यहाँ सूटेबिलिटी किस चीज़ की होगी? यहाँ पे डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की. इट इज सूटेबल जहाँ पे मल्टी प्रोडक्ट लाइंस होती हैं रिक्वायरिंग प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन. देन इसके एडवांटेजेस क्यों आएंगे? क्विक डिसीजन मेकिंग होती है, क्योंकि सब अपना अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली ले सकते हैं. डिविजनल रिजल्ट्स कैन बी असेस्ड, हम हर डिवीजन का, कॉस्मेटिक्स का भाई कितना प्रॉफिट लॉस है देख सकते हैं कि गारमेंट्स का कितना है. फॉर एग्जांपल गारमेंट्स का बिजनेस नहीं चल रहा है, कॉस्मेटिक्स का बहुत अच्छा चल रहा है, तो हमें पता चल जाएगा है ना. अगर हम एक ही में सारी असेसमेंट कर देंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कौन सा प्रोडक्ट लाइन चल रहा है और कौन सा नहीं चल रहा है. देन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन बहुत इजीली हो पाती है, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा प्रोडक्ट लाइन को हमें ग्रोथ कर की एक्सपेंशन करनी चाहिए और किसकी नहीं. डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, इतने सारे लोग होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने मतलब लाजमी है, इट्स वेरी कॉमन. देन डुप्लिसिटी ऑफ फंक्शंस, entire set of functions is required for all divisions. It gives rise to duplicity of efforts also.
क्योंकि स्किन केयर वाले भी, उनको भी पूरी शीट बनानी पड़ती है, गारमेंट्स वालों को भी पूरी शीट बनानी पड़ती है। क्या पता वो अगर साथ में काम कर रहे हो तो थोड़ा सा कम काम भी हो सकता था। देन सेल्फिश एटीट्यूड भी आ जाता है, बिकॉज एवरी डिविजन ट्राइज टू डिस्प्ले बेटर परफॉर्मेंस देन अदर्स। थैंक यू। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। अभी पढ़ा है फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। So if you have any queries, let me know.